हेलो और आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज से हम ये नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में ये फोकस करेगी क्लास 11th सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप 11th क्लास में हैं और या फिर आने वाले हैं और आपको कंप्यूटर साइंस आपने ले रखा है, in this series this channel is for you। हम आज से पाइथन शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पीयूष कांत मिश्रा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मशीन लर्निंग इंजीनियर। और मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस जो है वो करीबन करीबन 3 से 4 साल का हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं, सीबीएसई में हैं, ये कोर्स आपके लिए होने वाला है। हम आज पहली क्लास आज हमारी जो होगी, चाय पीते चपीते हम बात करेंगे। जो हमारी आज पहली क्लास होगी उसमें हम करेंगे कि क्या कंप्यूटर का सिलेबस है और अपना पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल्स हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग की इजाज़त हो तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, हाथ में चाय का कप ले लें या कुछ भी लेना है वो ले लें और शुरुआत की जाती है। पहले हम आज बात करेंगे कि क्या है कंप्यूटर साइंस का आपका सिलेबस। तो अगर अभी आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ये पूरा कर सकते हैं कवर। और मैं ट्राई करूंगा इसको बहुत जल्दी खत्म करने की। तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और इस पे बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है। तो आपको ये चार चीजें हम सब पढ़ने वाले होंगे, जिसमें सबसे पहले है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, देन इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड प्रोग्रामिंग विद पाइथन। ये आपके चार चैप्टर्स नहीं है, दीज आर द कंप्लीट यूनिट्स। ये आपके पास यूनिट्स हैं और एक यूनिट होती है, उसके अंदर आपके पास चैप्टर्स होते हैं। तो इन सब के अंदर करीब दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर हैं। तो हम उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और मैं फॉलो करूंगा एनसीईआरटी पैटर्न पे, जो कि आपके बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना कि जब आप 11th या 12th या 10th के जो भी बच्चे हैं वो इस चैनल पे जो भी पढ़ेंगे, उससे पूरा पैटर्न जो होगा वो एनसीईआरटी पैटर्न होगा और आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा आपको इस चीज को पढ़ने में। ठीक है, मैं थोड़ा सा माइक अपने पड़ोस कर लेता हूँ और ताकि आपको इस चीज में थोड़ी सी आवाज वगैरह क्लियर है। हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा सा क्लियर आएगा, मेरा थोड़ा लुक अलग है। ठीक है, चलो। ऑल सेट यू कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो दिस इज योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपके बोर्ड्स में होता है। बस 11th में आप हैं तो 11th में भी इसी तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स, व्हाट मार्क्स, जो भी मार्क्स जिस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो पहला क्या है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी फंडामेंटल्स जो आते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। देन आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग आती है, जिस जो कि आपका 45 मार्क्स का होगा सबसे ज़्यादा, जिसमें आपको पाइथन कवर करना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन 10 नंबर का। और फिर सोसाइटी लॉ एथिक्स सबसे रद्दी सा, जिसमें आपको वो सब बढ़ाया जाता है कि किस तरीके से नेट चलाओ, क्या क्या एथिक्स हैं आपके, या कोई ऐसे ही किसी को ना देख लो, वो भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपका 15 नंबर का है। तो मेन फोकस जो आपको करना है दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में, जो कि आपका आधे से ज़्यादा आपका उसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिलेबस है और दिस इज द सिंपल सिलेबस। तो हम आज शुरू कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से, जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो अब आप शुरुआत करते हैं इस चीज़ की और अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, बिकॉज बहुत ही डिटेल में क्लास होने वाली है और आप सभी को बड़ा मजा आएगा। अगर मजा ना आए तो फिर बता देना, फिर तो फिर अलग ही जिंदगी जिएंगे हम। ठीक है। चलो, फर्स्ट लेक्चर इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन योर फीडबैक। मैं देखूंगा कि अगर आपको लाइव चाहिए तो आप बता दो कि लाइव ही पढ़ा देंगे, आपको सीधा सीधा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंटरैक्शंस। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कंप्यूटर की। पहला चैप्टर इज बेसिक सा चैप्टर, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, कितने कंप्यूटर होते हैं, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ये सब चीजें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी ने अपनी जिंदगी में कंप्यूटर तो देखा होगा। अभी आप जो ये यूज कर रहे हैं, आपने जो मेरे में जो वीडियो देख रहे होंगे, वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे देख रहे होंगे। कोई इसको अपने लैपटॉप पे देख रहा होगा, कोई इसको अपने मोबाइल पे देख रहा होगा, कोई इसको अपने टैब पे देख रहा होगा, और कोई शायद अभी डेस्कटॉप वाले भी लोग होंगे तो डेस्कटॉप पे देख रहा होगा। तो इन चार ही, और में भी कोई रेयर केस में कोई टीवी पे भी, स्मार्ट टीवी पे भी देख रहा हो। ठीक है, तो ये चार डिवाइसेस पे आप देख सकते हो, इन 4-5 डिवाइसेस पे। इसके अलावा आप कहाँ ही देखोगे मुझे पता नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट है नहीं तो ऑडियो सुन नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से तो इन जगहों पे आप देख रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, सब कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर अब हमारी हर एक जिंदगी में आ गया है। हम सबने अपने 10th में एक जरूर लेटर लिखा, एक वो ऐसे लिखा होगा
कि कंप्यूटर दिस इज द मतलब अच्छा है, गुड या बैड, इसके बारे में। तो हम इसके बारे में सब लिखते हैं एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है। तो आपके एजुकेशन फील्ड में यूज़ हो जाता है, आपकी रिसर्च फील्ड में यूज़ हो जाता है, आपके ट्रैवलिंग में यूज़ होता है, टूरिज्म में यूज़ होता है। इन सब जगहों पे कंप्यूटर की यूजमेंट होती है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं। ठीक है। बट आज आप देखते हो, आज अगर मैं बात करूँ, आप ए आई एम एल या मशीन लर्निंग वगैरह, अभी शायद आप लोगों को मशीन लर्निंग का आइडिया इतना नहीं होगा, बट स्टिल मतलब आप हर एक जगह देखते हो कि हाई प्रोफाइल कंप्यूटर्स आते हैं। आपने इसरो के कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें भी सब कंप्यूटर ही हो रहे हैं। तो कितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कंप्यूटर्स होते हैं। अभी आप देखते हो कि भाई ये सब कहते हैं 16 GB रैम के गेम, गेम तो सबने खेला होगा। ठीक है, GTA 5, इसमें बोला जाता है रिकमेंडेड इज 16 GB रैम वाले, जो कि बहुत हाई फाई गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं किसी के पास। तो आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, इतना ये चाहिए, रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए, दैट एवरीवन। लेकिन क्या ये कंप्यूटर की शुरुआत ऐसी ही हुई थी? अगर आज आप 16 GB का रैम देख रहे हो, तो क्या कभी ऐसा भी था कि 1 GB रैम वाले भी कंप्यूटर होते थे? ठीक है, क्या ऐसा कभी था कि नहीं था? मुझे कमेंट में एक बार आप लोग ये बताना कि आप लोगों ने अगर सबसे पहला लैपटॉप ने लिया था तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी। मैंने जो सबसे पहला लिया था दैट वाज HCL मी, शायद ये आना भी बंद हो गया। इसमें 4 GB नहीं, सॉरी, हाँ, इसमें 3 GB रैम था, क्योंकि अब फोन में भी इससे ज्यादा होता है। और करीब 500 GB की इंटरनल स्टोरेज थी। ठीक है, इसमें इतना सब कुछ था। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तो ये मेरा पहला लैपटॉप था। इसी तरीके से जब दुनिया में पहला लैपटॉप आया होगा, कब आया, कैसे इवोल्यूशन हुआ इसका, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम सब पढ़ते तो बहुत कुछ है, बट हमें इवैल्यूएशन उसका नहीं पता कि हाँ भाई, कैसे ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या हो रहा है इसमें, और इसमें कितना चीज़ें कहाँ पे पहले था, क्या था, नहीं था, वो सब चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत होती है, पहला कंप्यूटर कब बनता है, और किसने इतना दिमाग लगाया कि भाई ये पहले कंप्यूटर को बनाया जाए। ठीक है, समझ रहे हो, कोई ना कोई तो होगा जिसने पहले बोला होगा, हाँ भाई हम ये पूरा मोर्चा लेते हैं, मोर्चा उठाते हैं कि मैं शुरुआत करूंगा इस कंप्यूटर फील्ड की, मैं कैलकुलेशन करूंगा जाके। ठीक है। तो जब शुरुआत के टाइम पे पहले जमाने में जो कंप्यूटर होते थे, वो बेसिकली किसके काम आता था? कैलकुलेशंस करने के काम पे। जैसे आज आप क्या देखते हो? आज आप देखते हो कैलकुलेटर्स। कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? कैलकुलेटर्स। ठीक है, सभी के पास थोड़ा बहुत कैलकुलेटर होगा, फोन में कैलकुलेटर होता है अब तो। पर पहले छोटे वाले कैलकुलेटर्स आते थे, आपने शॉप वगैरह पे देखे होंगे। तो कैलकुलेटर्स देखते थे। तो वो क्या होते थे, पहले कंप्यूटर बहुत स्लो होते थे, कि भाई स्लो हो गया, अब आपने ओपन किया, एक डबल क्लिक कर दिया तो बहुत देर में वो चीज़ ओपन हो रही है। तो ऐसी चीज़ शुरुआत होती थी। बट ये तो आपका स्क्रीन पे आ गया, बट इससे पहले भी, मतलब बहुत पहले चले जाओ, तब कौन चीज़ शुरू हुई थी? तो जो सबसे पहला जो कंप्यूटर जिसको माना जाता है, जिसने कैलकुलेशन शुरू किया, जिसने कैलकुलेशन शुरू किया, वो आपके पास आता है कौन चीज़? अबैकस। बहुत सारे लोग जो स्कूल में गए होंगे, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा कि अबैकस नाम की एक चीज होती है, अबैकस रखा होता है। तो अबैकस जो था वो आज से करीबन 3000 BC में इसको बनाया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? मेसोपोटामियंस। ठीक है, मेसोपोटामियंस। अब ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मतलब आप कोई मतलब हिस्ट्री से नहीं पढ़ रहा हूँ। बट हाँ, मैंने बता दिया कि 3000 BC पहले अबैकस की शुरुआत हुई। इसका मेन मोटिव ये था कि भाई इसको सिर्फ कैलकुलेशन के काम में काम आता था, और कैलकुलेशन भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बस। तो इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे हम देख सकते हो छोटी छोटी बीट्स टाइप की लगी हुई हैं, स्कूल में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, ये आपने हो सकता है देखा हो, स्कूल में तो देखा हो कि कैलकुलेशन करने के काम आता था। और मतलब इसमें 1 से 10 तक के डिजिट वाले नंबर आप इसमें कैलकुलेट कर सकते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं ये नहीं जा रहा कैसे कैलकुलेट कर। इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर आया वो आपका नेपियर लेकर के आया। कौन लेके आया? नेपियर्स। ठीक है, नेपियर्स ने, ये सिर्फ एक एक दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है यार, हो सकता है मतलब पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। तो नेपियर्स ने क्या किया? नेपियर्स ने बोला कि भाई नंबरिंग रॉड के जरिए हम थोड़ा मल्टीप्लीकेशन भी कर लेंगे और थोड़ा सा डिवीजन डिवीजन भी कर लेंगे। ठीक, नंबर रेंज इन्होंने क्या बोला कि आप 2 से लेके 9 तक, और आप 0 से लेके 9 तक, आप बहुत सारे नंबर्स में थोड़े 10 डिजिट वाले नंबर भी इसमें आने लगे। ठीक है, तो ये एक अलग प्रकार का, इसमें एक छोटी सी डिस्क टाइप की होती थी, उसको इसमें यूज करते थे जा करके। ठीक है, लेट मी टेल यू, एक मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक ये बना देता हूँ, ऐड पेज कर देते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे ऐड पेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखा सकूँ यहाँ पे।
ठीक, ओके। ठीक, तो जो नेपियर जो था उसने कुछ इस तरीके से किया, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द नेपियर वाला, ये नेपियर होता है, नेपियर ने नेपियर्स लॉग बोलते हैं इसको। ठीक, इस तरीके से। ओके, तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज आई दैट इज पास्कलिन। पास्कलिन क्या है? पास्कलिन। पास्कलिन ने क्या बोला कि भाई कैरी ट्रांसफर, जो कैरी करने वाले, अभी तक तो जैसे ऐसे यूज करते थे कि 2+4 = 6, ठीक, 1 2 3 4 इनको आप ऐड कर सकते हो, 4 2 6 3 1 4, लेकिन अगर जैसे ये आ गया 28+13, तो इसमें ये नहीं ऐड होता था इनसे, क्योंकि 8 और 3 11 होता तो ये 11 लिख देते थे। तो फिर इसके बाद आए पास्कलिन। ठीक है, पास्कलिन किन्होंने क्या नाम लिया? ब्लेज पास्कल। ठीक है, इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने क्या लेके आया, ये अपना लेके आया पास्कलिन। पास्कलिन ने क्या बोला, इसने कैरी, मतलब जो आप कैरी ट्रांसफर वगैरह भी आप इसमें कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप देखो तो मैं इसकी भी इमेज आपके सामने मैं लेके आता हूँ। ठीक है, दिस इज द पास्कलिन, ये पास्कलिन होता है, इसमें आप कैरी भी डाल सकते हो कुछ इस तरीके से, आप इसमें कैलकुलेशन देख रहे हो कितना खतरनाक अंदर सब बना हुआ है, जैसे वॉच वॉच बनती है जैसे, उस तरीके से। ठीक है, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन होने लगा। ठीक, देन इसके बाद जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में जो चीज आई दैट इज व्हाट है, क्या आया उसमें? उसमें आया जो आपका लेबनीज कैलकुलेटर था। आपने सुना होगा नाम लेबनीज, थोड़े बहुत अगर जो आप लोग थोड़ा सा मैथ्स से रिलेट अगर आप करते हो, तो मैथ्स में एक थ्योरम है लेबनीज थ्योरम करके, LEIBNITZ, लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे ही गॉटफ्राइड लेबनिज ने क्या निकाला, एक अपना मैथमेटिक करने, ही वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक अपनी मशीन बनाई जो कि पास्कल से बनाई थी। ठीक है, ये भी आपको, इसको क्या बोला गया, ये आपका पास्कल, ये पास्कलिन आया 1642 में। 1642 के बाद फिर 1673 में इन्होंने ये लॉन्च कर दिया, लेबनीज कैलकुलेटर। ये थोड़ा सा डिब्बा उब्बा वाला, थोड़ा सा मतलब खतरनाक टाइप का इन्होंने लेके आया, कि इसमें एडिशन लिखा सकते हो, रिपीटेड नंबर्स के एडिशन दे सकते हो, इस तरीके से। इसके बाद मीनवाइल कुछ 1 2 100 सालों के अंदर, 100 200 सालों में कुछ और भी अलग अलग प्रकार की कुछ हमारे स्टार्टिंग हुई। देन फिर एक रेवोल्यूशन आता है तकरीबन 200 सालों के बाद, यानी 1822 में, 1822 में एक मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन एक जन्म लेता है, और उसके दिमाग में खुराफात सूझती है। वो कहता है कि हम इतना सब कुछ तो अब बना रहे हैं, लेकिन कुछ मैथमेटिक पॉलिनोमियल्स जो होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। भाई जब चार्ल्स बेबेज साहब जी ने बोला कि चलो भाई अब हम कुछ बनाते हैं बेहतरीन तरीका, तो ये एक पहली चीज लेके आए 1822 में। इन्होंने 1822 में एक बेहतरीन सी मशीन बनाई, ये मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पॉलिनोमियल तो लिख लो यार, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पता है ना सबको, क्योंकि 10 तक तो मैथ्स पढ़ी होगी ना, x² + bx + c, इस टाइप का समथिंग कुछ। पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन जो होती है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व किए जाए। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम एक अपना कंप्यूटर बनाते हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा, थोड़ा सा हैवी होगा, और इनमें कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किए। इन्होंने 1822 में ये एक लेकर के आए डिफरेंस इंजन। इसका क्या नाम इन्होंने रखा है, इसका इन्होंने नाम रखा डिफरेंस इंजन। जो कि क्या कैपेबल था, ये कैपेबल था इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके 10 सालों के बाद, यानी आफ्टर 11 ईयर्स, 1833 में ये दूसरा कंप्यूटर लेकर के आए, जिसको इन्होंने बोला एनालिटिकल इंजीनियरिंग, एनालिटिकल इंजन। और इस कंप्यूटर ने आते ही, हमारे आज के जो कंप्यूटर हैं ये सारे इसी से जनरेटेड हैं, इसी एक कंप्यूटर से निकल करके ये सारे के सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे आए हैं, जो अभी आप कर रहे हो। इसके जो एंसेस्टर है, यानी कि आपका जो लैपटॉप है, आपके फोन है, ये सब एनालिटिकल इंजन के बच्चे, सब पोते पोतियां सब हैं इसके। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद इन्होंने एक बेस तैयार कर दिया कि आजकल के कंप्यूटर्स के लिए। ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये क्या क्या कर सकता था, ये सभी प्रकार के 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन से करने के काबिल था। प्लस इसमें और क्या क्या था, इस जो एनालिटिकल इंजन की जो अगर मैं बात करूँ, तो इसमें और क्या क्या था। ये है भाई साहब चार्ल्स बेबेज जी। ठीक है, ध्यान से देखना इनको, क्या खतरनाक आदमी है ये। इसमें और क्या क्या था, सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर कह सकते हो। एक इसमें था स्टोरेज के लिए, इन्होंने दे रखा था मेमोरी स्टोरेज, कुछ हल्का फुल्का ही, 10 MB 5 MB के लिए स्टोरेज दिया। और इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस था, कि मतलब यहाँ से ये शुरू हुआ कि आप भाई इनपुट दो और आउटपुट आपको मिलेगा।
ठीक है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपको मॉडिफाई भी कर सकते थे आप, इतना इन्होंने दे दिया। और इसी कंप्यूटर के आने के बाद इन साहब को क्या बोला जाने लगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज का नाम तब से पड़ गया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके बाद फिर बहुत सारे कंप्यूटर नए नए आए, जो कि आपके पास एक आता है अभी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लॉन्च किया वो आपका लॉन्च किया आईबीएम ने। मैं इधर इधर लिखता हूँ ना, यहाँ पे आईबीएम ने लॉन्च किया नेक्स्ट। ठीक है, आईबीएम ने अपना लेकर के आया मार्क वन। ठीक है, ये कब ले, इसने इसमें क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर सकता था 10 डिजिट तक के नंबर्स को। ठीक है, 1944 में ये लेकर के आया, इतना इतना जबरदस्त कंप्यूटर था ये। ठीक है, देखो जॉन वॉन न्यूमैन ने लेकर के आए थे। ठीक, फिर 1945 में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। इन्होंने क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर ये लेकर के आया। इसके हिसाब से क्या था कि जो डेटा जो होता है कंप्यूटर में, जो डेटा जो होता है, वो डेटा क्या होगा, कुड बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी यूनिट। वो एक मेमोरी यूनिट में से स्टोर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर निकाला कि यहाँ पर एक होगा प्रोसेसर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक होगा प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम होगा, प्लस क्या होगा, डेटा। तो प्रोग्राम और डेटा वो एक ही यूनिट में स्टोर होगा, और ये प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेट करेगा। ठीक, जिसको इन्होंने बोल दिया स्टोरेज, मेमोरी, और ये क्या हो गया, प्रोसेसर। ठीक, इन्होंने कुछ इस तरीके का निकाला। तो अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे पेज इसमें से और छोटा सा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड पेज कर देते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगा अगले में, आप बताना क्या होगा वो, फिर उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ ऐसा मॉडल बनाया ना, देखो दिस इज द प्रोसेसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ठीक, एक और बॉक्स बनाया इन्होंने यहाँ पे, और इसमें इन्होंने क्या बोला, इसके अंदर भाई प्रोग्राम भी है, प्लस इसके अंदर डेटा है। ठीक, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट मॉडल। और इसको इन्होंने क्या बोल दिया, दिस इज द मेमोरी। तो ये किसने निकाला, जॉन वॉन न्यूमैन ने, वॉन न्यूमैन, क्योंकि आगे चल के इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ठीक, द प्रोसेसर जो होगा इसमें, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, किसमें, इसी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, तो जो प्रोसेसिंग का जो टाइम होगा, ठीक है, तो एक टाइम पर अगर यहाँ पे एक कम्युनिकेशन चैनल दिख रहा है, तो मैं समझो एक ही रास्ता है, तुम इसको इस एग्जाम पे समझो कि एक ही रास्ता है यहाँ पे। और इस एक रास्ते का मतलब क्या है कि या तो डाटा को फेच करेगा, ठीक, या तो इधर से उधर ला सकता है, या तो इधर से इधर ला सकता है एक बार में, यानी कि वन वे ट्रैफिक है। ठीक, या तो इधर कोई आदमी जाएगा या तो इधर जाएगा। तो अगर कोई इधर जा रहा है तो इधर नहीं आ सकता, इधर जा रहा है तो इधर नहीं आ सकता। ठीक, तो इस हिसाब से इन्होंने इन्होंने क्या, इसमें इसका जो फॉल्ट था वो क्या था कि एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है, या तो फेच कर सकता है डेटा, या फेच कर सकता है इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, और डेटा में क्या होगा, डेटा होगा। तो या तो भाई एक टाइम पे आप क्या लेकर के आओ, आप फेच कराओ यहाँ पे इससे डेटा, या तो एक टाइम पे प्रोग्राम फेच करो। ठीक है, समझ, एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट उन्होंने बना दिया। तो इसमें क्या था, एक एग्जीक्यूशन जो होता था वो सीक्वेंशियली आता था, पहले प्रोग्राम आता था, फिर डेटा आता था, तो इसके ये कुछ पंगा करने लगा। तो ये जो लिमिटेशन थी, ये वॉन न्यूमैन कंप्यूटर की जो लिमिटेशन थी, इसको क्या बोलते हैं, वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। इसको, इसका नाम दिया जाता है वॉन, सॉरी इधर लिखता हूँ, वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। बॉटल नेक नाम क्यों पड़ा इसका, बॉटल नेक का मतलब क्या है, समझ के एक बोतल का एक ढक्कन टाइप का है, कि इसमें से या तो बाहर डाल सकते हो एक बार में, या तो जो चीज बाहर जाएगी या तो अंदर जाएगी। ठीक है, तो एक बार में एक ही चीज बाहर आएगी, तो इसको बोल दिया गया, इस जो इनका फॉल्ट था, इनके जो लिमिटेशन थे, इसको वॉन न्यूमैन बॉटल नेक बताया गया। ठीक, 1952 में जो सबसे पहला जो एक स्टोर्ड प्रोग्राम जो डाला गया, सबसे पहला जो प्रोग्राम जो स्टोर किया गया, उसका नाम रखा गया EDVAC। ठीक है, एडवैक, एडवैक नाम याद रखना। इसका नाम ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई जहां कहीं भी होगा उसको समझना इलेक्ट्रॉनिक। डी का मतलब होता है डिस्क्रीट, वी का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, और ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक, और इसका मतलब होता है कंप्यूटर। तो जो ईडी वैक था, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आया। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम था, किसी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, जो कि डेवलप किया गया, और ये कब किया गया, 1952 में।
ठीक, पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले इस 1952 से पहले 1946 में एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लॉन्च हुआ जिसको बोला गया INIAC, इनियाक। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा 10th में जब भी आपने कंप्यूटर लिया होगा, इनियाक, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मतलब एक कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर ही बोलते थे ना कंप्यूटर को, ऐसे अभी भी कंप्यूटर ही बोलते हो। ठीक, कैलकुलेटर ही बोलते हो। 1946, जो कि सबका आसान काम कर दे भाई, उस टाइम पे आप फास्ट कर रहे हो और ये सब कुछ बड़ी जल्दी फास्ट हो रहा है, तो ये तो सब चीजें होती थी। तो ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था इनियाक आया, और इसके बाद फिर एक पहला स्टोर्ड प्रोग्राम आया एडवैक, जो कि कंप्यूटर में स्टोर किया जाता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से शुरुआत होती है हमारे कंप्यूटर की, कि किस तरीके से कंप्यूटर वहां से बनना शुरू हुए। ठीक, पहले चार्ल्स बेबेज लेकर के आए हमारा कौन सा कंप्यूटर, ये वाला, जिसको बोलते जाते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बाद फिर बहुत सारे बनते रहे, IBM ने बनाया, मार्कोन वगैरह बनाया, फिर ऐसे चलता गया। और इनियाक के बाद आज तुम कौन सा यूज कर रहे हो, आसूस, HP, लेनोवो, और ये सब भी कौन से, 11th जनरेशन, ठीक है, 10th जनरेशन, और जिसमें i7 वगैरह होता है, AMD प्रोसेसर होता है, ये सारी चीजें यू आर यूजिंग दिस आजकल के टाइम पे, तब तक तो ये कुछ था भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कैसा जनरेशन कैसी चेंज हुई है, पहले की जनरेशन ओल्ड जनरेशन थी हम टाइम में, तो इसी के बेस पे जो कंप्यूटर्स हैं इनको थोड़ा सा डिवाइड किया गया, इनके टाइम को डिवाइड किया गया, इनके टाइम के बेस पे, यानी इनके अपग्रेडेशन के बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया, जिनको बोला जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम इसके बारे में बात करेंगे। एक हर एक चीज में ग्रोथ होती है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ग्रोथ हुई। आप समझो कि 1952 में जो पहला कंप्यूटर आया था, 1946 में पहला कंप्यूटर आया था ENIAC, उसके बाद फिर अब इस टाइम पे यू आर इन करंटली 2023, और इस टाइम पे आप कितने ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है समझो, उस टाइम के कितना 54 ईयर्स और 23 ईयर्स, तो कितने हो गए 77 ईयर्स आपके में, कितनी जल्दी ग्रोथ बढ़ा है। और जबकि पहला कंप्यूटर कब आया था आपके पास, अगर आपको याद होगा अभी भी थोड़ा सा, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज विच वन 3000 BC में, फिर 1673 में। पहले 200 साल लगते थे, अब इतने जल्दी कम साल हो गए। तो इसके बेस पे वेरियस स्टेजेस जो हुई इसके कंप्यूटर फील्ड में, जो कि इसमें नए नए जो डेवलपमेंट होते रहे, इसके बेस पे जो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया, कुछ इस प्रकार से डिवीजन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो बिना किसी देरी के फटाफट से अभी तक अभी कमेंट करो कि करेंटली यू आर इन विच जनरेशन, अभी हम किस जनरेशन में हैं। अभी मैं आगे तो बता ही दूंगा, बट अभी फटाफट से ये अपने आप कमेंट कर दो कि किस जनरेशन में हो आप, तो फिर पता चलेगा। पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो आई, फर्स्ट जनरेशन वाज 1942 से 1955 तक, ये पहली जनरेशन थी जिसमें आपका इनियाक भी नहीं आया। ठीक है, दूसरी जनरेशन जो आई दैट इज 1955 से 1964, ये दूसरी जनरेशन थी। समझ लो कितना जल्दी, 10 10 11 11 साल का, 12 12 साल का गैप आ रहा है। फिर 1964 से 1975, 11 ईयर्स के बेस पे ये तीसरी जनरेशन आई कंप्यूटर की। जो करंट जनरेशन जो हमारी चल रही है दैट इज 1975 से आज के प्रेजेंट टाइम में, दैट इज फोर्थ जनरेशन में हम अभी चल रहा है। ये अभी तक 25 और 30 48 साल हो गए, और जो फिफ्थ जनरेशन आएगी दैट इज अवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक, तो इस हिसाब से कंप्यूटर की जनरेशंस वर्क किया। देखो पहले कितने जल्दी जल्दी, इसके इसके बीच में कितना सा गैप, यानी कि सिर्फ 13 ईयर्स का गैप, इन दोनों के बीच में कितना सा गैप, मात्र 9 ईयर्स का गैप, इन दोनों में कितना 11 ईयर्स का गैप, और यहाँ अभी कितना हो चुका है 25 और 23, यानी कि 48 ईयर्स का गैप अभी तक हो चुका है, और अभी भी फोर्थ जनरेशन चल रही है। ठीक है, इस हिसाब से जनरेशन हमारी वर्क चलती चलती चली जा रही है। तो जनरेशन, पहली जनरेशन आपको तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आप अपनी मॉडर्न पीढ़ी में आप आ चुके हो, इसीलिए अगले जो कंप्यूटर आएंगे वो आपसे भी मॉडर्न ज़्यादा होंगे, आपको खा जाएंगे वहीं बैठे बैठे। ठीक है, अब बात करते हैं सभी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे, कंप्यूटर्स के बारे में। तो एक मैं यहाँ पे शीट एक ओपन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, मैंने आपको सोचा कि बाद में शीट ओपन करेंगे, तो एक कैच एड ऐड कर लेते हैं हम एक यहाँ पे पेज, और हम इस पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जनरेशन वाइज जनरेशन आपके कंप्यूटर जो है वो चेंज होते गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा ब्लैक पेन लेता हूँ, इधर कुछ ब्लू ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, रंग बिरंगा अपनाएंगे, बढ़िया सा मज़ेदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की।
ठीक, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 1942 से 1955 के बीच में ये आपका पहला जनरेशन आया। इन पहले जनरेशन में क्या था, ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होते थे? स्टोर्ड प्रोग्राम का। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम, जैसे हमने भी बात करी ना इनियाक और उसमें सब में क्या होता था, स्टोर्ड प्रोग्राम यूज होता था। और ये स्टोर कैसे करते थे? ये वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए स्टोर करते थे। कुछ उस टाइम इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई कि वैक्यूम ट्यूब को ये करते थे। एक ये डेलिकेट आपका ग्लास का डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल करता है एम्पलीफाई इलेक्ट्रिक सिग्नल, कंट्रोल करता है और एम्पलीफाई करता है, मतलब उसको ग्रो कराता है, मतलब उसके थोड़ा बूस्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो आते हैं उनको। ठीक, तो पहले कंप्यूटर जो थे वो बहुत सारी, यानी वैक्यूम ट्यूब एक नहीं होती थी, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स होती जिनको आप स्टोर करते रहते, तो बहुत बड़े कंप्यूटर में थे। और ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे उस टाइम के। क्या थे? फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस मतलब उस टाइम के फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अभी तक के तो नहीं, उस टाइम के क्या थे? फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहे कहे जाते थे ये अपने टाइम पे। ठीक, समझ सकते हो। इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगाने के बाद इसका साइज क्या होगा? आप खुद ही अंदाजा लगाओ, दैट इज द लार्ज साइज होगा इसका। बहुत बड़ा साइज होता था क्योंकि बहुत सारे लगते थे इसमें, और इसमें हीट बहुत जनरेट होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती थी। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीट, तो जनरेट हीट करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती थी तो हीट जनरेट करता था, और इस तरीके से काम करता था। तो सबसे पहला कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज दैट इज यूनिवैक वन, यूनिवैक वन। जो पहला कंप्यूटर जो आया वो कौन सा आया? दैट इज यूनिवैक, दिस इज यूनिवैक वन। दिस इज द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो उस टाइम पे आया फर्स्ट जनरेशन में। तो इसके फीचर्स आपको पता चल गया कि इसमें वैक्यूम ट्यूब आप यूज करते हो। कंप्यूटर्स बड़े होते थे जो कि ज्यादा स्पेस लेते थे, मतलब एक एक कमरे भर के कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे, मतलब एक कमरे का एक कंप्यूटर पूरा। अभी तो ये छुटके से में आप लोग कर लेते हैं ना। ठीक है, मैं एक टैब यूज कर रहा हूँ, ये भी छुटका सा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती थी, कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसका नहीं होता था, कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता था इसमें कि आप नहीं कर सकते। तो इसमें यूनिवैक वन हो गया, इनियाक हो गया, तो इतना सा बेसिक से ध्यान रखो इसमें से। एक फॉर योर फैक्चुअल नॉलेज मैं बता देता हूँ कि जो इनियाक था, दिस इज द एनियाक, एनियाक का वेट जो था वो 27 टन था। अब तुम यहीं से अंदाजा लगा लो, 27 टन मैन। एक एक किलो के अंदर अंदर अब आ रहा है 27 टन का कंप्यूटर। इसका जो साइज होता था दैट इज 18x100x3। ये किस में बात कर रहा हूँ मैं? फीट में। 8 फीट का ये एक कंप्यूटर होता था, और इसमें 150 वॉट की पावर लगती थी, 150 वॉट पावर एक कंप्यूटर कंज्यूम करे। तो मैं तो भगा तुम्हें लूं ही ना, अगर घर वाले भगा दे, कह दे कि नहीं नहीं तुम्हें कंप्यूटर की जरूरत नहीं, चुपचाप इतने में तो बिल आ जाएगा हमारा ज्यादा। ठीक है, तो इस चीज को सोल्यूशन निकाला गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कि भाई वैक्यूम ट्यूब तो यहाँ पे काम नहीं कर रहे। ठीक, जब वैक्यूम ट्यूब जब हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो अब अगला जनरेशन जो है यानी कि सेकेंड जनरेशन जो आया, सेकेंड जनरेशन ने क्या बोला? वैक्यूम ट्यूब की जगह हम कुछ और यूज करेंगे। तो इन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया? ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज किया? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ये सॉलिड सेमीकंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट के सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पूरा उड़ा दिया। तो ट्रांजिस्टर्स का जो फीचर्स थे वो क्या क्या थे? ये बहुत ही स्मॉल होते थे, मतलब बहुत नहीं, मतलब स्मॉल होते थे, स्मॉलर होते थे, रिलायबल होते थे। ठीक, और लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। ठीक है, और लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो फिर लेस हीट भी यूज होगी इसमें। ठीक, इतना सब कुछ होगा, यानी ट्रांजिस्टर्स भी है, ट्रांजिस्टर्स हैं तो स्मॉल हो गए, रिलायबल हो गए, लेस इलेक्ट्रिसिटी लेस हीट, तो इसने वैक्यूम को तो बड़ी जल्दी रिप्लेस कर दिया। ठीक, और इसमें क्या होता था? इसमें मैग्नेटिक कोर होता था जो कि आपका स्टोरेज के लिए काम आता था, एक जनरेट करता था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, और इसमें क्या होता था? इसमें आप बाइनरी डिजिट्स आप यूज करते लाइक वन और जीरो। तो वन मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि बाइनरी जीरो, वन मतलब ऑन, जीरो मतलब फेल, तो इस तरीके से डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक, जो इसमें क्या यूज होता था? मैग्नेटिक कोर्स, मैग्नेटिक कोर्स। ठीक, जो कि किस लिए काम आते थे? प्राइमरी मेमोरी के लिए। अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है, प्राइमरी मेमोरीज के लिए क्या करते थे? मैग्नेटिक कोर्स। ठीक, तो क्या क्या डेवलपमेंट आया? मैग्नेटिक कोर आया, ट्रांजिस्टर आया, मैग्नेटिक डिस्क आ गई इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए। ठीक, जिसने इसको क्या बना दिया? ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिलायबल, और इसको आपको यूज करना लगा। जिसने आगे जो लीड किया, जिसने आगे इसको बढ़ावा दिया, किस चीज का? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, किस चीज का बढ़ावा मिला इसको? ऑपरेटिंग
सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो बात करेंगे हम आगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी से बना, मतलब एक सबसे बड़ी चीज जिसके बिना सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, आत्मा है कंप्यूटर की, आत्मा बोल सकते हैं। अगर सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आत्मा की, जब तक आत्मा ही नहीं होगी तब तक जिंदा ही नहीं रहोगे। इस हिसाब से जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इस मैग्नेटिक कोर, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक डिस्क ने क्या किया, इन सबको, इस सब ने आगे फ्यूचर बनाया किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी निकल के आई बाहर। अब इस कंप्यूटर साइंस के इस कंप्यूटर साइंस की सीरीज में आप पढ़ोगे पाइथन, आप पढ़ 11th में, अपने 11th और 12th में। तो जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो जनरेट होकर के आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इसमें आया सेकेंड जनरेशन में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, फॉर्टन, फॉर्ट्रान, सॉरी, दिस इज फॉर्ट्रान। ठीक है, फॉर्ट्रान आई, कोबोल आई, ये सब लैंग्वेज जो कि अब खत्म ही हो रखी है पूरी। इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज। इस फेज ने, इस जनरेशन ने क्या किया, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में इसका यूज बढ़ा दिया। ठीक, कॉमर्शियल एप्लीकेशन बढ़ने लगा, लाइक इंडस्ट्रीज कैसी कैसी, जैसे बिजनेसेस में पेरोल ने, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंटरी कंट्रोल हो गया, ये सब चीजें आ गई। इस दौर के जो सबसे बेहतरीन कंप्यूटर्स थे वो कौन से थे, IBM 401, और हमारे पास में कौन आ गए, IBM 1620। ठीक, IBM 1620, ये दो बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर्स थे। तो इसके फीचर्स आपको पता चल गया क्या क्या, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होने लगी, असेंबली लैंग्वेजेस यूज होने लगी, ये बहुत छोटे हो गए, थोड़ा साइज कम हो गया इनका, हीट कम यूज करने लगे, और ये सब चीजें होने लगी। इसमें एक और भी आता, यूनिवैक, यूनिवैक का अलग वर्जन यानी कि 1108। या बट इनको एक और चीज चाहिए होती थी, इनको एसी की जरूरत पड़ती थी, एसी यानी कि एयर कंडीशनिंग, क्योंकि जब हीट बन रही है तो एयर हीट कहीं ना कहीं तो निकालोगे ना, तो ही एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। ठीक, तो इस सब को भी थोड़ा सा, मतलब ये मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क और इन सबको थोड़ा सा कम करने के लिए फिर क्या लेकर के आए, तीसरी जनरेशन हमारे सामने आई, द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उसको बोला जाता था थर्ड जनरेशन, जिसका कहाँ से शुरू हुआ, 1964 से 1975। इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, इसी के इंट्रोडक्शन से आपका फोर्थ जनरेशन चेंज हुआ। इसमें आपके पास है आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स, चिप आई जो कि आपके SD कार्ड, मेमोरी कार्ड्स वगैरह जो आपके कंप्यूटर में पीछे चिप लगी होती है वो सब कैसी चिप थी, आईसीज क्या होती हैं, सिलिकॉन चिप होती हैं ये। ठीक है, सिलिकॉन चिप जो कि किससे बनती है, सिलिकॉन क्रिस्टल से, वेरी इसको प्योरीफाई किया जाता है और इससे बनाया जाता है। ठीक, इस एक आईसी के अंदर, एक आईसी के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, ठीक, कैपेसिटर्स, ठीक है, ये सब चीजें यूज होती हैं, रेजिस्टर्स, समझ रहे हो, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि यहाँ पर हर जगह आईसीज जो है ना, वो हर जगह आपको मिलती हैं। ठीक है, मलेशिया लेशिया से जो भी आती हैं आईसीज, वो यहाँ से मिलती है, यूक्रेन से आईसीज आती हैं, वहां से मिलती हैं। अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद यूक्रेन से भी आता है। ठीक एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप बनने लगी, जिसके अंदर एसएसआई बोलते थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप, जिसके अंदर क्या होता था, 10 ट्रांजिस्टर्स होते थे। पहले आप एक एक ट्रांजिस्टर लगाते थे, इसके अंदर 10 ट्रांजिस्टर लगे एक सिंगल चिप में। ठीक, जो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो होता था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो होता था, जिसके अंदर 100 ट्रांजिस्टर्स होते थे एक चिप के अंदर, ट्रांजिस्टर्स पर चिप, ठीक है, समझ लो, पर चिप 100 ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इससे बड़े बड़े भी होते, लार्ज साइज, साइज वेरी करते थे, इंक्रीज करते थे। ठीक है, इसके अंदर नया ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मॉडिफिकेशन आया, जिसमें क्या होने लगा, मल्टीटास्किंग, जो आप इस टाइम पे अपने यूट्यूब भी खोल रखा होगा, पीछे कुछ और भी खुला होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऐप खुले होंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, आप सब आगे पढ़ेंगे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में, अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ लेकर के आ रहा हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग था, ठीक है, ये सब डेवलप हुआ। ठीक, आईसीज ने क्या किया, कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा हाईली रिलायबल बना दिया, इसको इनएक्सपेंसिव, फास्टर और बहुत जल्दी, मतलब एजुकेशन फील्ड में बहुत यूज होने लगे। कहाँ का यूज होने लगा इसका, एजुकेशन में, स्मॉल बिजनेसेस में, ऑफिस में, इस सब में। इस जनरेशन का जो सबसे बेहतरीन कंप्यूटर था, दैट इज IBM 360, कि इनका सबसे मोस्ट फेमस और थर्ड जनरेशन का सबसे बड़ा कंप्यूटर इसको बोला जाता है। इसके अंदर एक और भी सीरीज लेकर के आई, हनीवेल, हनीवेल की 6000 सीरीज जो आई थी, वो भी इसी में सबसे बेहतरीन थी।
ठीक है, समझ सकते हो। तो पहले दूसरी तीसरी जनरेशन देखो कितना कितना बड़ा अंतर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन वाले में। समझो कितने कितने बेहतरीन चीजें थी। ठीक है। अब इसके 1975 के बाद से जो अभी तक के जो इस टाइम पे जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो कौन से हैं? हमारे कनेक्ट कंप्यूटर। जो इस टाइम पे जो आप लैपटॉप्स वगैरह यूज करते हो ये सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, सॉरी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं। तो इसके लिए मुझे एक और पेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेट्स ऐड द न्यू पेज। फिर हम उसमें बात करेंगे कि क्या है, कैसे क्या है, चीजें क्या है, हम अपने फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि आता है 1975 से लगा के प्रेजेंट तक। ठीक। इस कंप्यूटर में क्या आया, इस कंप्यूटर में आपको मिले बहुत सारी चीजें, कुछ अपग्रेड हुआ। जैसे अभी तक आपने देखा कि 10 ट्रांजिस्टर्स, तुमने कितना देखा था, कितने कितने 10 ट्रांजिस्टर्स, 100 ट्रांजिस्टर्स। और जैसे ही इस टाइम के करंट वाले जो आए, ओके, ठीक, जो इस टाइम के जो आए इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे। इसमें दो प्रकार के इंटीग्रेशन यूज किए जाने लगे। एक तो आपका आया LSI, एक VLSI। ठीक है, LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन उस वहां तक उसमें कितने कितने थे, उसमें थे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में तुरंत ही निकल के आ गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या था, इसमें आपके अप टू 30,000 ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते हैं। 30,000 भी बहुत हो गया, इससे भी ज्यादा, करीब करीब 3 लाख ट्रांजिस्टर्स आप इसमें यूज कर सकते हो। अप टू 3 लाख ट्रांजिस्टर्स एक चिप में, पर चिप 3 लाख ट्रांजिस्टर्स पर चिप। कितना 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 ज्यादा, मतलब कहाँ 10 और 100 से जाकर के सीधे 3 लाख पे पहुंच के जाकर के। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज आई, इसमें जो CPU था, ठीक, वो एक सिंगल चिप में आ जाता था। ठीक, इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेट करना पता था ना कि इंटीग्रेट करना। तो इसमें सिंगल चिप पे CPU को ऐड किया गया, सिंगल चिप पे CPU ऐड किया गया। इसको ऐसे ला सकते हैं, CPU इन अ सिंगल चिप। कहाँ अभी तक बड़े बड़े CPU बनते थे, ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि CPU जो था वो सिंगल चिप में आया। और ये कब बना, 1971। और इसको क्या बोला गया, इसी को आप बोल देते हो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, इसको हम नाम देते हैं माइक्रो प्रोसेसर, CPU या सिंगल चिप, जिसने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की पूरी जिंदगी बदल दी। ठीक, इस माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सारे कैसे होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, एक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जैसे कि आप रैम वैम देखते हो ना कि प्रोसेसर कितना है इसका। ठीक है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल है, AMD है, कौन सा है, ये आप देखते हो ना। तो ये दो बड़ी बड़ी फील्ड इस टाइम पे हमारे सामने चल रही है। ठीक, इसने नए कॉन्सेप्ट्स को यूज किया। नए कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आपके पास है, एक आया माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक, माइक्रो प्रोग्रामिंग के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके पास आ गए। ये हम आगे बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डेटाबेसेस आ गया, डेटाबेस जिसके अंदर अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं। पहले किसमें, मैग्नेटिक डिस्क में करते थे, अब डेटाबेस में कर दो। वर्चुअल मेमोरी आ गई, ये भी हम आगे बात करेंगे। वर्चुअल मेमोरी आ गई, ये सब चीजें डेवलप हुई। ठीक, जो मेमोरी का साइज जो था, मेमोरी का साइज वो भयंकर रूप से है। अब आपको सब पता है, ऐसे एक एक TB, दो दो TB के आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, तो इस जनरेशन ने इसको पूरा ही हर चीज में लेके आ गए, यानी कम्युनिकेट कर सकते हो आप, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, सब कुछ जो भी आपके करंट फीचर है ना वो इसमें लिख देना। एग्जाम में आया ना कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में, तो इसके बारे में पूरा लिख देना है। नेटवर्किंग कर सकते हैं आप इसमें, इंटरनेट चला सकते हो, ये सब चीजें। अब जो आगे आने वाले कंप्यूटर्स हैं वो कैसे हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, जो कि कब आएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी, मुश्किल से 1 2 5 6 सालों में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डिकेड आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये आपने आजकल बहुत सुना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके कोर्स में भी इंक्लूड हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कंप्यूटर है वो सब चीजें प्रिडिक्ट कर देगा। जैसे अभी आप किससे बात करते हो, गूगल से। कौन सा गूगल, ओके गूगल, शायद मेरा टैब का ना खोल दे ये। ठीक है, आप एलेक्सा से बात करते हो, अमेजोन का एलेक्सा होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बात कर सकते हो। आपके स्मार्ट होम्स आ गए हैं। तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है फिफ्थ जनरेशन की, बट अभी उसको हम फिफ्थ जनरेशन नहीं बोल रहे। ठीक,
इसमें आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी आ जाएगी और इसमें सब कुछ आएगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज आती है दैट इज व्हाट, क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास आएंगे सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। जो अभी भी आते हैं सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो सब और थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक। पुरानी जैसे आपने कुछ अभी कुछ आपने उसको टास्क डाला, एक मैंने वीडियो बनाया था, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो चैट जीपीटी। गूगल के जैसा है, चैटबॉट के जैसा है ये। और इसमें क्या करता है, इसमें आप कुछ भी पूछो, आपकी आपके हिसाब से उसको आंसर देगा, जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू अ टीचर, ऐसा कुछ उसमें बात चलती है, ठीक। तो सुपर कंप्यूटर्स आएंगे इसमें और ये सब चलेगा। तो ये सारे करंट जितने भी फीचर्स हैं उनके जरिए आप इसमें बात कर सकते हो। अब ये कुछ 5 तरीके के कंप्यूटर थे जो कंप्यूटर जनरेशन थी। अभी हम 4th जनरेशन पे चल रहे हैं। बट एक कंप्यूटर को, हमें पता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इनपुट आउटपुट। तो कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। आप कुछ इसमें देते हो, ठीक है, आप कुछ इनपुट देते हो उसमें, जैसे आपने कुछ बोला, और उस कुछ आउटपुट जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। इसके बीच में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग, कि कंप्यूटर अंदर प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर के 3 फीचर्स होते हैं, लाइक इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, आईपीयू बोला जाता है, या फिर बोलते हो आउटपुट। इनपुट आउटपुट अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप समझो कि मैं लिख रहा हूँ इनपुट आउटपुट, अगर मैं आईपीओ लिख रहा हूँ तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। बट कंप्यूटर को चीज क्या चाहिए, अब क्या क्या चीज चाहिए कंप्यूटर को? 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आपका डेटा और एक आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? कोई भी फिगर, कुछ भी, लाइक किसी का नाम, किसी की एज, ये सब क्या है? ये सब डेटा है जिसमें कुछ फाइल हो, जैसे आपके पास कुछ है। और इन्फॉर्मेशन क्या है? उस डेटा का एक रियल मीनिंग जो निकल के आया। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि डेटा के नाम पर कुछ ऐसे कुछ लिखा है, लाइक सपोज करो अमन 20 4th। तो इससे आप क्या समझ आ रहा है? इससे कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ऐसे मैं डाल देता हूँ 11th, ठीक, 11th। आपको इसमें कुछ समझ आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। बट अगर ये लिखा हो गया कि माई अमन इज 20 years and in क्लास 11th। तो ये क्या है? ये कोई प्रॉपर नॉलेज है जिससे हमें कुछ पता चल रहा है, इस डेटा से हमें कुछ पता चल रहा है। तो ये क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर को कन्वर्सेशन करने के लिए क्या चाहिए? डेटा एंड सब कुछ। अब कन्वर्जन ऑफ डेटा टू इंफॉर्मेशन, डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ही क्या कराता है, इसको क्या बोल देते हैं आप? डेटा प्रोसेसिंग, जो कि प्रोसेस करता है डेटा, कि आपने उसको कुछ डाला और वो कुछ प्रोसेस करके उसने दे दिया, ठीक। इसी हिसाब से कुछ कंप्यूटर के क्या आते हैं, कुछ आप बोल सकते हो सम फंक्शनल कंपोनेंट्स। कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है? जैसे कि हमें सबको पता है कुछ हार्डवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या है? तो जो भी चीजें आप टच कर सको कंप्यूटर में, एनीथिंग दैट यू कैन टच, लाइक फोन आप बाहर से टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। मैं ये ईयरफोन को अपने हाथ में टच कर सकता हूँ, तो ये क्या है? दिस इज द हार्डवेयर। मैं इसके ईयरफोन के अंदर क्या फंक्शनलिटी यूज हो रही, क्या नहीं यूज हो रहा है, उसको मैं नहीं टच कर सकता। आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें जो आप यूज कर रहे हो, लाइक यूट्यूब, यूट्यूब को टच कर सकते हो? नहीं, तो यूट्यूब इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक। यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर जिसको आप टच कर सको, ठीक। तो हर एक टास्क क्या किस साइकिल से गुजरता है? आईपीओ साइकिल से, यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल से। अब इस इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल के जरिए आपको कुछ क्या चीजें मिलती हैं, कुछ आपको एक ग्राफ टाइप का बनता है। समझो कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक इनपुट होगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कौन यूज करता है, वो कौन होल्ड करता है? वो आपको होल्ड करता है मेमोरी यूनिट, ठीक। इस प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ है, क्या क्या चीज चल रही है, सारा फंडा किसका है? इस प्रोसेस का है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं और मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बताऊं किस तरीके से चलती है, इस सब की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस के अंदर जो सीन है वो कैसा है, देखो। जैसे ही आप ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट करोगे तो इस प्रोसेसिंग के अंदर आपको क्या बोलते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक सीपीयू होता है। कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है। इसके अंदर आपको मिलेगा पहली चीज एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दिस नॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी। इसके अंदर रजिस्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको रजिस्टर्स मिल सकते हैं और कंट्रोल यूनिट मिलता है। ये 3 चीजें, एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट। और इसके बाद फिर कौन सी आती है? आउटपुट यूनिट, जिससे कि आपको आउटपुट मिलता है। और इधर आपको क्या मिलती है? मेमोरी।
तो ये चीजें हैं, ALU, रजिस्टर, CU, मेमोरी, आउटपुट यूनिट, और इधर से आप क्या देते हो, इनपुट यूनिट। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट के, सॉरी, CPU के अंदर, जो कि CPU है, CPU इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप बोलते हो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन के अंदर ये सब कुछ प्लान करना होगा ना, तो इसी के अंदर पूरा प्रोसेस होता है। तो कंपोनेंट्स को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लाइक CPU हो गया, हमारे पास मेमोरी हो गया, और आउटपुट यूनिट हो गया। CPU के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर्स, रैम रोम आता है किसके अंदर, आपके मेमोरी के अंदर, और ये आउटपुट यूनिट होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, आई गेस क्लास ये थोड़ी सी लंबी हो गई, इसको आगे चलने देते हैं, थोड़ा सा पूरा एक चैप्टर इसमें निपटा देंगे हम, क्योंकि कुछ ही थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं जो कि हम इसमें कवर कर सकते हैं, इसके बाद तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ओके, तो इसको कवर कर लेते हैं पूरा, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट यूनिट सब कुछ क्या क्या होता है, और फिर हम इसके बारे में थोड़े से कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है सीन इसमें, रुको जरा मुझे अपना चार्जर कनेक्ट करने दो, and let me drink some water. तो भाई ये मेमोरी यूनिट वगैरह वगैरह सब कुछ, सबसे पहले बात करते हैं, एक यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक पेज, जिसमें हम कुछ आगे फी फंडा करेंगे। ऐड पेज करते हैं। आई डोंट नो यार, सैमसंग के ऐप का कुछ ये बकवास है कि फीस फेस का नहीं देता। चलो, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट पता है क्या होता है, जो भी आप इनपुट दो, जैसे इनपुट यूनिट लिख देता हूँ यार, तुम फिर कहोगे कि भाई आपने लिखा नहीं कुछ। तो इनपुट यूनिट इज लाइक, जिसमें कि आपके पास क्या क्या आएगा, कीबोर्ड आएगा जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, और क्या आ सकता है, आपका माउस आ जाएगा, ठीक है, आपका स्कैनर आ जाएगा, तो जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट दो, क्या हो गया, इनपुट यूनिट। अब आती है प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप बोलते हो CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बचपन से समझते आ रहे हैं। ठीक, CPU क्या होता है, CPU जो होता है, जब जैसे हमने देखा कि CPU को एक स्मॉल चिप में लोकेट किया जाता है, तो CPU को एक स्मॉल चिप में लोकेट करते हैं, जिस चिप को आप क्या बोलते हो भाई साहब, माइक्रो, मैक्स नहीं, वेव भी नहीं, इट्स माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, एक मिनी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इज अ माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर स्मॉल चिप होती है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, CPU है। ठीक, ये क्या करता है, ये पहले इंस्ट्रक्शन लेता है किससे, आपका, याद करो वो जब सबसे पहली चीज जो आई थी, कहाँ गई वो, चलो पहुंचते हैं पीछे। सबसे पहली हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या मैंने बोला था, दिस वन की मेमोरी आ रही है, कहाँ गया, आई थिंक सो मैंने कहीं तो बताया है। हाँ, कि प्रोसेस से यहाँ से आपका ये जो होती है मेमोरी, इसके अंदर प्रोग्राम होता है सब कुछ। तो इसमें तो भैया कम्युनिकेशन एक ही चैनल था, अब इसमें बहुत सारे चैनल आ गए। तो इसी प्रकार से ये क्या करेगा, जो CPU होगा, ये सबसे पहले कहाँ से लेगा सब कुछ सामान, ये लेगा किससे, जाके मेमोरी से। मेमोरी से ये क्या लेगा, क्या लेगा, ये इंस्ट्रक्शन। जैसे ही इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से लेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, और इसको किसको दे देगा, ये आउटपुट को, ठीक, आउटपुट दे देगा। ठीक, अगर रिक्वायर्ड होगी तो ये डेटा भी यहाँ से लेगा, क्या लेगा, डेटा भी यहाँ से लेगा, किससे, आपके मेमोरी से, या फिर इनपुट डिवाइस से। तो डेटा कहाँ कहाँ से ले सकता है, वो इधर से ले सकता है, मेमोरी से, और ये इनपुट डिवाइस से आपका डेटा लेगा। ठीक, तो CPU क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, या फिर कह सकते हो कि ये परफॉर्म करता है एक रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन, यानी आप जो भी ऐड करते हो, जैसे आपने कैलकुलेटर खोला, आपने लिख दिया 2+4, तो इस जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो 2+4 की जो कैलकुलेशन हो रही है, वो किसके अंदर हो रही है, CPU में। आपने इनपुट किस में दिया, कीबोर्ड से आपने ये चीज लिया, आपको आउटपुट किस पे दिख रहा है, मॉनिटर पे आपके दिख रहा है, लेकिन जो अंदर का जो फंडा है, दैट इज इन CPU, दैट ऑल वर्क इन द CPU। ठीक है, आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कर देता है। CPU के तीन मेन कंटेंट है, जो कि सब कुछ काम करते हैं सारा, और वो तीन मेन कंटेंट कौन से थे, ALU, CU और रजिस्टर्स। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में फटाफट से एक बार बात करते हैं। तो पहला आता है अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट। मैं वही चीज़ अच्छे अच्छे से लिखूंगा जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वरना फिर आपको इसको मैं हमेशा लिखता हूँ एएलयू, और आपको भी एएलयू लिखना है क्योंकि ये लिखना लिखा जाता है, मतलब इट्स, अगर आप एएलयू लिखोगे तो समझ आएगा। तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेटर हो या फिर आगे जब भी आप कुछ प्रोग्रामिंग करोगे, जो भी मैथमेटिक्स वाली चीज़ होती है, मैथमेटिक्स लाइक अर्थमेटिक, समझ रहे हो ना इसमें, अरिथमेटिक, अर्थमेटिक अलजेब्रा अलजेब्रा पढ़ते हो ना, तो अर्थमेटिक दो पार्ट से डिवाइड किया गया है इसको, अर्थमेटिक और लॉजिक। तो अर्थमेटिक वाले जितने भी मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब किसमें होता है जाके, एएलयू हैंडल करता है। जो आपके लॉजिक होगा उसमें क्या होगा, कंपैरिजंस होंगे। ठीक, जैसे कि आपके पास फाइल्स हैं कुछ, ठीक, आपके कुछ कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, आपको उसको सॉर्ट करते हो कि डेट वाइज सॉर्ट करा जाए, या फिर आप कह सकते हो स्टोरेज वाइज सॉर्ट किया जाए, एडिशन वाइज सॉर्ट किया जाए। सॉर्टिंग में क्या करता हो, कंपैरिजन ही तो कर रहा है कि भाई कंपैरिजन कंपैरिजन, तो ये सब चीजें कौन करता है, ये लॉजिक यूनिट करता है, कि दो डेटा आइटम्स के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट इज लॉजिकल यूनिट। तो किसी की बीच की भी कैलकुलेशन हो गई या फिर कंपैरिजन हो गया, वो कौन हैंडल करेगा, लॉजिकल यूनिट। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। फिर क्या बात आती है तुम्हारे पास, कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट तो भैया पता नहीं कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो अर्थमेटिक वगैरह सब कुछ कर रहा है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा ना, कि कब वो बंद हो रहा है, कब वो चल रहा है, क्या कैसे सब कुछ चल रहा है। नहीं नहीं, बद्दुओं, पागल प्राणियों, ऐसा नहीं करता वो। ठीक है, बैठे बैठे दर्द होने लगा मेरा सब कुछ। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है कि किस तरीके से डेटा या इंस्ट्रक्शन फ्लो हो रहा है सीपीयू में। ठीक, और किस तरीके से एएलयू जो है वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से मेमोरी रजिस्टर, जो रजिस्टर्स हैं वो अपने प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से इनपुट आउटपुट यूनिट वर्क करी, तो ये कंट्रोल करता है उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को। ठीक, ये एक चीज और, दिस इज द कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोल ऑल द फंक्शनैलिटीज। ठीक है, कंट्रोल ऑल द फंक्शनैलिटी। मेरा इतना दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ जाओगे बस, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी देर और है फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर होंगे उसको भी कैरी आउट करेगा। ये और क्या क्या चीजें करता है, डी कोड करता है, डी कोड, एन कोड, डी कोड जो करेगा, एन कोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगा। ये सब थोड़े थोड़े हाई फाई वर्ड्स हो रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं तुम्हारी, लेकिन आगे समझ आएंगे, चिंता मत करो। तो डी कोड करेगा, एन कोड करेगा। ठीक है, जो कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर की भाषा अलग है और हमारी भाषा इंग्लिश है, कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, तो तुम्हारी इंग्लिश भाषा को उसमें कन्वर्ट करने का भी काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट वगैरह ये सब करते हैं। हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। थर्ड वन इज कौन सी आती है आपके पास, मेमोरी रजिस्टर्स। ठीक है, मेमोरी रजिस्टर्स आते हैं आपके पास। मेमोरी रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर द टेम्पोरेरी यूनिट, टेम्पोरेरी स्टोरेज यूनिट, सीपीयू के अंदर होती है, इनसाइड सीपीयू। ये क्या करता है, रिसीव करता है डेटा या इंफॉर्मेशन, और ये डेटा और इंफॉर्मेशन को अपने पकड़ के रखता है और इसको तब यूज कराता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मतलब सपोज करो आपने एक छोटा कोई आदमी बिठा दिया, छोटा बच्चा दे दिया, उसको आपने पकड़ा दिया कि इसको पकड़े रहो जब तक मैं ना यूज करूं, जब तक मैं आपसे मांगू ना, तो उसको वो कुछ नहीं यूज करेगा उसका, वो बस खाली उसको अपने हाथ में पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखा, जब आपने बोला तो उसने आपको दे दिया, उसका काम करना, वो अपना खेलने चला गया। ठीक है, आपने चंगू मंगू को बोला, किसी को छोटे मोटे को, अपना काम कर रहे हो, हथौड़ी सपोज करो कील ठोक रहे हो, अपनी कील ऐसे पकड़ी, दो तीन कीलें आप यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हो, अपने यहाँ छोटे से बच्चे को आपने हथौड़ी पकड़ा दी, बोले बेटा पकड़ दो थोड़ी देर, अभी आपका काम नहीं, तो उसके पास हथौड़ी का कोई काम नहीं, बट वो आपके लिए टेम्परेली स्टोर करके रखेगा, उसको मन है जाने का खेलने का, लेकिन वो खेल नहीं सकता क्योंकि आपने हथौड़ी पकड़ के देखा है। और जब वो हथौड़ी आपको देगा उसके बाद ही आप कुछ आगे काम करोगे। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक 16 बिट का होता है, 32 बिट के होते हैं, ठीक है, 64 बिट का होता है। तो इस प्रकार के आपके रजिस्टर्स के साइज होते हैं। ईच रजिस्टर इन द सीपीयू हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक रजिस्टर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिसका फंक्शन क्या क्या होगा, डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन स्टोर करना, एड्रेस को, किस लोकेशन पे कोई चीज ऐड है उसको स्टोर करना। ठीक है, इस तरीके से इसमें काम आता है। एक्यूमुलेटर जो होता है, एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर का नाम है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। अगर कोई लोग इंजीनियरिंग आगे करने की सोच रहे हो ना, तो उसमें सब चीज में डीप में पढ़ने को मिलेंगी। ये क्या होता है, एक मेन रजिस्टर होता है, दिस इज द मेन रजिस्टर,
इन ALU। जब भी आप कुछ 2+3 ऐड करते हो ना, तो ये सब एक्यूमुलेटर में जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर में सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके मेमोरी रजिस्टर्स। देन उसके बाद में आपका जो अलग फंडा आता है, दैट इज द मेमोरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको ध्यान समझना चाहिए। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जरूर आएंगे, व्हाट इज रैम एंड रोम। तो सीपीयू के अंदर क्या अटैच होती है, एक मेमोरी यूनिट, जो कि आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा। इंटरनल, अंदर की मेमोरी। तो सीपीयू के अंदर एक मेमोरी स्टोर है, यानी ब्रेन के अंदर आपके पास कुछ दिमाग में कुछ मेमोरी है, जैसे मैं इस टाइम कौन सा चीना बन रहा हूँ, तो मेमोरी है जिसको आप बोलते हो इंटरनल मेमोरी। तो प्रोसेसिंग के दौरान जब भी अंदर प्रोसेसिंग होगा, ये इंटरनल मेमोरी ही है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है। चिप, दैट इज मेमोरी रजिस्टर, उसके अंदर इंटरनल मेमोरी स्टोर करके रखता है। ठीक, ये इंटरनल मेमोरी, अगर ये बड़ी सी इंटरनल मेमोरी, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्टोरेज लोकेशंस पे। कुछ मेमोरी यहाँ पड़ी होगी, कुछ यहाँ पड़ी होगी, कुछ यहाँ पड़ी होगी, तो अलग अलग जगह पे यूज होगी। और हर क्या करता है, हर में डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। तो ये अलग अलग जगह पे आप इसको डाल दो, और सब में क्या होगा, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस। क्या होगा, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस, और ऐसे ऐसे यहाँ तक चलेगा। और हर एक मेमोरी लोकेशन, जितनी मेमोरी लोकेशन है वो सेम साइज की होंगी। उसका एड्रेस क्या होगा, कुछ एक एड्रेस होगा। सपोज करो एक मकान के टाइप की बात समझ लो यार। ठीक, कि ये कोई कॉलोनी है जिसमें सभी मकानों की साइज को सेम रखना है, और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, 101, 102, 103। इस प्रकार से हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक, इन्हीं एड्रेस की वजह से कंप्यूटर क्या करता है, अपने डेटा को फाइंड करता है। जैसे आपको कोई पत्र भेजना है, किसी आपको लेटर भेजना है, और आप किसी कॉलोनी में, आपके 3-4 मकान है यहाँ पे, तो आप कैसे भेजोगे, आप बोलोगे भाई 108 नंबर पे आप जाके लेटर भेज दो, तो जाके 108 पे लेटर भेज देगा। इसी प्रकार से आप कोई कुरियर वगैरह मंगाते हो, तो अपने घर का नंबर लिखते हो, एड्रेस लिखते हो। तो इसी प्रकार से क्या करता है, ये भी यहाँ पे क्या करता है, एड्रेसेस, एक मतलब इसमें एड्रेस होंगे और उसका सबका साइज सेम होगा। ठीक, तो उसका एड्रेस होगा ताकि उसको आप फाइंड कर सको easily। ठीक, इसी इंटरनल मेमोरी को आप एक और नाम से जानते हो, जिसका नाम होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, या फिर आप इसको बोल देते हो, एक और नाम इसको बोलते हैं मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही मेन मेमोरी या फिर आप प्राइमरी मेमोरी बोलते हो। जब भी कोई टास्क परफॉर्म होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो एक स्पेस अवेलेबल कराएगा, थोड़ी छोटी सी स्पेस अवेलेबल कराएगा, ताकि आप डेटा और इंस्ट्रक्शन को उसके अंदर होल्ड कर सको। उसके बाद क्या करता है कि जैसे ही उसका काम हो जाएगा, वो मेमोरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और जो मेमोरी स्पेस है वो दूसरे टास्क के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे आपने कुछ सामान रख दिया, टेम्परेली स्टोर कर रखा है आपने, और जैसे ही इसका काम हो गया, यहाँ पे चीज खाली हो गई, और अब आप दूसरे टास्क यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें आप इसमें करते हो। ठीक है, इसके लिए मुझे अब एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा पंगा चल रहा है, कुछ सैमसंग को करना चाहिए, आई डोंट नो क्या करेंगे, बट कुछ ना कुछ तो इनको करना चाहिए यहाँ पे। चलो, अगली बार से मैं बीच में स्लाइड ही डाल के रखूंगा थोड़ी बहुत। ठीक है, हाँ ठीक है, जूम हो गया, परफेक्ट। ठीक है, तो मेमोरी, अब क्या बोला आपने कि जैसे आपने यहाँ पे मेमोरी है, इसके अंदर कोई डेटा स्टोर है, और वो तब तक डेटा स्टोर रहेगा तब तक यूज नहीं होगा। तो जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, कंट्रोल यूनिट अपने क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेस अवेलेबल करके रखता है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। वो तब तक रहेगा जब तक आपके कुछ काम हो। ठीक है, समझ गए, ये समझ आ गई बात। अब ये कैसे, इसको आप बोलते हो टेम्परेरी स्टोरेज। उदाहरण के तौर पे सपोज करो कि मैंने यहाँ से कोई एक टेक्स्ट उठाया है। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। लेट मी राइट अ टेक्स्ट हियर। किधर लिखूँ यार, हाँ इधर कुछ मैं लिखता हूँ, लाइक सपोज करो, पे लिख जाने दे भाई। हम्म, क्या हो गया इसको, 2 मिनट। तो टेक्स्ट, ठीक, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसको ये समझ रहा है, टेंट लिखा है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो मैं इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब ये कट हो गया, अभी ये कहाँ पे है? ये मेरे कॉपी हो रखा है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा।
किसी की ना किसी जगह पे तो स्टोर रखा होगा। वो जिस जगह पे स्टोर है उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज। इस टाइम पे टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर है। अभी वहां पे उसको एक एड्रेस मिल गया है, सपोज करो यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था, टैंक समझो लिखा था, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। सबको साइज मिला, उसमें अंदर अंदर उसने स्टोर कर दिया। अब ये तब तक स्टोर रहेगा जब तक मैं इसको यहाँ पे करके फिर से मैं इसको पेस्ट ना कर दूं। अब ये पेस्ट हो गया, उस जगह से चीजें हट गई और ये अब यहाँ पे स्टोर हो। लेकिन अब अगर ये यहाँ पे स्टोर है तो अब इसको कुछ पर, अब ये तो एक यहाँ पे तो परमानेंट स्टोरेज आ गई ना, जब तक मैं नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं हटेगा ये। तो अब ये जो परमानेंट स्टोरेज पे जो स्टोर है, इसको ही आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक, क्या बोलते हैं आप इसमें, सेकेंडरी मेमोरी। आपने फोन लेने जाते हो तो फोन में क्या बोलता है कि 32 GB इंटरनल, इंटरनल और एक्सपेंडेबल अप टू सपोज करो 1 TB। तो एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है कि आप इसमें मेमोरी चिप लगा सकते हो, आप इसमें आप सेकेंडरी मेमोरी आप इसमें डाल सकते हो, जो कि आपकी 1 TB तक की स्टोरेज बढ़ा देगा। इंटरनल कितना है, 32 GB। ठीक है। अगर लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में कितना होता है कि 4 GB रैम हो गई, दिस इज द रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं उसको, और 1 TB की रीड ओनली मेमोरी हो गई। ठीक, रीड ओनली मेमोरी। अब आपके लैपटॉप में भी ये होगा कि 4 GB की रैम है और 32 GB आपका क्या है, स्टोरेज। तो 32 GB इज द सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था ना। 32 GB इज नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर जो कि परमानेंट स्टोरेज है आपके पास। और 4 GB रैम इज द टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब जो भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो कट करने के बाद इस रैम में स्टोर होता है। एंड सिंस इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी, कि जैसे ही आपका पावर कट हो जाएगा, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, फोन में क्या होगा, बैटरी डैमेज हो गई, लैपटॉप फोन आपका स्विच ऑफ हो गया, तो जो चीजें आपने सेव नहीं करी हैं वो सेव नहीं होंगी और वो वहीं की वहीं बंद हो जाएंगी, चली जाएंगी, उड़ जाएंगी वो, क्योंकि दिमाग खत्म भाई, वो टेम्परेरी थी, टेम्परेरी चला गया। 4 GB रैम में आप अभी फोन अपना चेक करो, उसमें लिखा होगा कि 3 GB इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, ऐसा। तो जैसे ही आप जैसे कोई गेम वगैरह खेलते हो तो 16 GB रैम का क्या मतलब है कि वो गेम को उसमें कुछ थोड़ा सा उसका कॉपी उसमें कर देता है, उसकी लोकेशन में डाल देता है ताकि उसको इजीली एक्सेस कर सको। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, लाइक हार्ड डिस्क। आई हैव वन हार्ड डिस्क, ये देख सकते हो, एक कंप्यूटर से निकाली हुई, पिछले लैपटॉप से निकाली हुई क्या हार्ड डिस्क है मेरे पास। देखो तो मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो। दिस इज द हार्ड डिस्क, कंप्यूटर से निकाली हुई। ये मैंने इसको अलग लगाया, मैं इसको निकाल के इसमें एक्सटर्नल के जरिए मैं यूज करता हूँ इसको। समझ लो कितना इजी, मतलब ये तुम्हारी हार्ड डिस्क होती है जो कि तुम्हारे लैपटॉप में लगी होती है। एंड दिस हार्ड डिस्क इज लाइक 300 GB की हार्ड डिस्क है। समझ लो, ये लैपटॉप से निकाली हुई है, इसके वैसे निकाल सकते हो, तो ये हार्ड डिस्क होती है। ठीक, दिस इज वन ऑफ द हार्ड डिस्क, ये आपको सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आपको ये काम आएगी। ठीक, ऐसे आपका जो चिप्स होते हैं, यानी कि SD कार्ड्स वगैरह जो होते हैं आपके पास, वो सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज के जरिए आपके पास काम में आएंगे। ठीक, लेकिन रैम जो होती है वो वैसी होती है, दैट इज द टेम्परेरी स्टोरेज, तो वो कभी भी आपकी खत्म हो सकती है। इसके बाद फिर क्या आता है, आउटपुट यूनिट, समझ गए सब चीजें। आउटपुट यूनिट जो आगे आएगी, अब मुझे एग्जांपल बताओ कि पेन ड्राइव जो है वो कैसी है, लाइक सेकेंडरी स्टोरेज और इट इज अ टेम्परेरी। ठीक है, ये बताना। अब इसके बेस पे जो चीजें आई वो क्या आई, ये फंक्शनल कंपोनेंट बाद में करेंगे। इसके बाद में क्या आया, जैसे ही आपने क्या बोला कि भाई चलो भाई ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ इंटरकनेक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ कैसे कनेक्ट कैसे होता है आपस में। ठीक, कैसे सब कुछ चीजें चलती हैं, कैसे भाई ये सब कुछ आपस में फ्लो कर रहा है, किस तरीके से एडजस्ट हो रही है। तो जितने भी डिवाइस हैं, ये सब कुछ लाइक CPU वगैरह वगैरह सब कुछ, इसके अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होता है, जस्ट लिखता है CPU प्रोसेस करेगा, इनपुट इनपुट और आउटपुट यूनिट को आपस में करेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपस में लिंक किसके जरिए होती हैं, इसको हम बोलते हैं बस। यस, जैसे बस होती है ना, बस के अंदर सब लोग बैठे होते हैं, इसी तरीके से किसमें बस होती है, जो कि क्या होती है, कॉमन बस होती है, जो कि सबको ट्रांसमिशन पाथ इसका होता है इनका सबका, उसके जरिए क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह सब फ्लो करती है। ठीक, तो बस के 3 प्रकार होते हैं, एक तो आपकी होती है एड्रेस बस, एक आपकी होती है कौन सी, डेटा बस, जिसमें डेटा जाता है, और एक आपकी होती है कंट्रोल बस। ठीक, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस में क्या होता है, सिर्फ एड्रेस जाता है, किसी भी चीज का एड्रेस जाएगा। डेटा बस के अंदर जितने भी आप डेटा के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, एक मेमोरी एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस में जो जाएगा वो डेटा बस के जरिए जाएगा। ठीक है, और तीसरी जो आती है दैट इज द कंट्रोल बस, या फिर उसको बोल सकते हो कि सिस्टम बस या कंट्रोल सर्किट जो भी होता है, उसके जरिए आपका मेन चीजें वर्क करती है।
तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं इसको तुम्हें आराम से एक थोड़ा सा डिटेल वाइज जाऊं, और इफ आई टेल यू कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो कॉमन बस स्ट्रक्चर जो आप इसको बोलते हो, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से आता है। लेट मी टेल यू। ठीक है, हैव दिस स्टोरेज, और मैं इधर से उठा के से पेस्ट कर दूं जरा एक बार। हाँ, दिस इज द कॉमन बस स्ट्रक्चर, समझ लो। ठीक, ऐसे ही समझ लेते हैं। दिस इज द कॉमन बस स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द सीपीयू। इसके अंदर ये रजिस्टर्स होगा, ये एएलयू हो गया, ये कंट्रोल यूनिट हो गया, सीपीयू है। ये आपके पास क्या आ गई, मेन मेमोरी। अब यहाँ पे ये सिस्टम बस है, जो कि एक मेन कंट्रोल बस होती है इनकी सबकी। ठीक है, इसको या बोलते हैं जिसके अंदर सब कुछ जाता है। कॉमन कम्युनिकेशन बटन होगा जो कि सब कुछ करेगा। इधर क्या होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं यहाँ पे। ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, समझ गए। तो इनपुट डिवाइस से आप इनपुट करते हो, ये कंट्रोलर में जाता है, फिर ये यहाँ से एएलयू वगैरह से परफॉर्म करता है, ये मेन मेमोरी से इसमें सारा सामान लेता है, फिर ये सिस्टम बस पे आता है, सिस्टम बस से फिर से इधर एक कंट्रोलर में जाता है, और जो कंट्रोलर सर्किट है ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को अटैच वगैरह करने में मदद करता है। ठीक, और ये आउटपुट में जाता है, जैसे आपका यूएसबी अटैचमेंट जो होता है तो वो कंट्रोलर में आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर समझ लो बस ये। सीपीयू सिस्टम बस में गया, एक बीच में सिस्टम बस होती है जो कि सब कुछ फ्लो करवाती है इधर उधर, यहाँ पे डेटा बस, एड्रेस बस वगैरह होगा, और सब कुछ चलता है। ठीक है, अब इसके बेस पे ये जिस तरीके से दो तीन कंप्यूटर्स आए, अब इनके बेस पे कुछ कंप्यूटर का एक फंक्शनल कंपोनेंट्स, सॉरी ये कंपोनेंट्स वाला ही हटा दो, दिस इज नॉट फंक्शनल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को कुछ क्लासीफाई किया गया कुछ चीजों में। ठीक, कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। एक डिजिटल कंप्यूटर आया, एनालॉग कंप्यूटर आया, और हाइब्रिड कंप्यूटर आया। ठीक है, ये एक और तरीके का क्लासिफिकेशन आया इसमें, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है उसके बेस पे। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें डिस्क्रीट टाइप के होते हैं, लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होगा, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन कहती होती है डिस्क्रीट। ठीक, डिस्क्रीट इन द सेंस कि जीरो और वन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जीरो ऑन होगा या ऑफ होगा, जीरो करंट ऑन ऑफ होता है ना। ये किसके लिए काम करते हैं बेसिकली, आपके पास ये आपके होते हैं जो लार्ज वॉल्यूम का जो डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग के काम आता है। जब ज़्यादा बड़ा डेटा होगा ना, तब आप इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ करोगे। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एनालॉग वगैरह यूज़ करते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूं तो आई हैव, दिस इज द डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि आप यूज़ करते हो। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये बात करेंगे। ये आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स आ गए। ये कैसे आ गया आपका एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें कि आपको दिखता नहीं है कुछ में, आपको ग्राफ वगैरह दिखता है, या फिर करंट वोल्टेज वगैरह जिसमें आप चेक कर सकते हो, जो कि आपके फिजिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब। तो ये कैसे आ गया, एनालॉग कंप्यूटर्स में आ गया, जो कि आपको वहाँ देखने को मिलता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको एनालॉग कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स में यूज होते हैं ये। ठीक, ठीक है, समझ गए। तो एनालॉग और डिजिटल जब कंबाइन हो जाते हैं, तब एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, जो कि डिजिटल सिग्नल को भी लेगा और एनालॉग सिग्नल को भी लेगा। ठीक है, कन्वर्ट क्या करता है, डेटा कन्वर्ट करता है डिजिटल से एनालॉग में, और एनालॉग से डिजिटल में। ठीक, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के हो गए ना, एनालॉग कंपोनेंट जो होगा वो ये क्या करेगा, एफिशिएंट प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, जो प्रोसेसिंग होगी। और जो डिजिटल पार्ट होगा वो क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। इसलिए ये दोनों जगह पे वैलिड होता है। तो यानी कि जो आप लैपटॉप जो आज यूज करते हो वो डिजिटल भी होते हैं और वो एनालॉग भी होते हैं। अब जो डिजिटल कंप्यूटर्स आए, वो कुछ चार प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो आप यूज कर सकते हो वो सब कैसे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब सीपीयू या फिर सिंगल चिप पे चलते हैं। ठीक है, इसमें एक सीपीयू होता है, मल्टीमीडिया होता है इसमें, और इसमें आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वगैरह इसमें यूज कर सकते हो, सिंपल समझ चीजें। फिर आपके पास आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, ये थोड़ा वर्किंग वाले में काम आता है, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, थोड़ा स्मॉल टाइप के जो बिजनेस होंगे उसमें काम आएंगे। फिर आपके पास आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि लार्ज होते हैं, बहुत वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, और इनका जो डेटा बेस होता है यह बहुत ही पावरफुल हो गया। ठीक, इसका डेटा बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आप स्टोर कर सकते हो। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि गूगल हो गया, आपके बैंक्स हो गए, आपके इंडस्ट्रीज हो गई, बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। फिर आपके पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स, तो ये बहुत फास्ट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम फास्ट, जो कि
इसमें कैलकुलेशंस आपके जो लैपटॉप होते हैं ना, इससे 10 या 20 गुना ज़्यादा इससे तेज कैलकुलेशंस होती है। जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या फिर जो भी इसरो, नासा वगैरह में, सब सुपर कंप्यूटर्स को इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको सबको सुपर कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, दिस इज द मेन फ्रेम का आईबीएम का कंप्यूटर। ये देखो कितना बड़ा सा कंप्यूटर है ना। ये आईबीएम का मेन फ्रेम कंप्यूटर है आपके पास, ये आईबीएम का। एंड दिस इज द सुपर कंप्यूटर, ये फ्रंटियर का सुपर कंप्यूटर, जो कि अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये अमेरिका ने लॉन्च किया, अमेरिकन फ्रंटियर इसको बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने लॉन्च किया, इंडिया के पास भी अपना एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इन्होंने 2022 में लॉन्च किया है। 2022 में इन्होंने लॉन्च किया है विद हेल्प ऑफ आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर और एनएसएम, डीएसटी और मेटी के जरिए इन्होंने लॉन्च किया। अबे एनएसएम, ये सब वगैरह वगैरह क्या है, ये आपको पता है क्या? एनएसएम मतलब क्या होता है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो अपनी इंडिया का एक है, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। डीएसटी मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और MEITY, इसके नाम से ही आपको पता चला व्हाट इज दिस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज मेटी। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन प्लस आईआईटी गांधीनगर के कोलैबोरेशन से मार्च सॉरी अभी आपका 2022 में ही, अभी इसी साल 2022 में, लास्ट ईयर, ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है जिसका नाम रखा गया है परम अनंत। परमानेंट सुपर कंप्यूटर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, 838 लाख करोड़ कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकता है। आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है ये वेदर पॉडकास्टिंग वगैरह के लिए यूज करेगा। इसके अलावा भी इंडिया के पास बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। एक इंडिया के पास है MIHIR यानी कि मिहिर, एक है परम सिद्धि कंप्यूटर करके, एक प्रत्युष कंप्यूटर इंडिया के पास है, दिस इज सुपर कंप्यूटर। एक परम शिवाय करके इंडिया के पास एक कंप्यूटर। ठीक, तो इंडिया भी इन सब में पीछे नहीं, आप ऐसा मत समझना कि ये अमेरिका ने एक बना दिया वही है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर कवर हुआ। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने स्टार्टिंग से अभी तक एंड तक पढ़ा है। पहले हमने एवोल्यूशन पढ़ा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ से इवॉल्व हुआ, व्हाट्स इनसाइड द कोर्स हमने देखा कंप्यूटर कैसे कैसे हुआ, कैसे कब कुछ चला, फंडामेंटल्स क्या है कंप्यूटर के, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, किस पास्कल वगैरह, हमने चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ा। फिर हमने वॉन न्यूमैन का देखा किस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं उसके साथ। फिर जनरेशंस कौन कौन सी आई आपके पास, 5 प्रकार की जनरेशन आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। करेंटली वी आर द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देन उसके बाद फिर हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। फिर हम फिफ्थ जनरेशन के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी। फिर हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे गए, कौन कौन से फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, सीपीयू, अरिथमेटिक, मेमोरी, आउटपुट। सीपीयू के अंदर 3 आते हैं, ALU, CU और मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम आता है, इज द आउटपुट यूनिट। फिर हमने इसके बारे में बात किया क्या क्या चीज़ें हैं। देन फिर हमने कंट्रोल बस के बारे में बात किया, दिस इज द कंट्रोल बस स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द बस स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने देखा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके बेस पे। तो ये है हिसाब से कंप्यूटर्स। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ा सा 1 घंटे की क्लास हुई। आई थिंक ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। अगली क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट चैप्टर इज द सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किस तरीके से कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और क्या क्या इसमें होते हैं, ये इसको हम यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर्स थोड़े लंबे हैं उनके पार्ट्स में आएंगे, जैसे आप पाइथन शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पे मेन आपको फोकस देना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम तब बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेट्स मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, गुड बाय।